वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि इससे पहले हम क्या कर चुके हैं। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन और एक टॉपिक पढ़ा है काइनेमेटिक्स। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं एक लाइन में लॉज ऑफ मोशन का मेन पर्पस बताऊं तो गिवन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेशन लाना, यही इस टॉपिक का मेन पर्पस था। हमने डिफरेंट एफबीडीज बनाई और न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा के जनरली एक्सेलेरेशन की बात करी है, या कभी कभी रेस्ट पे भी बॉडी होती थी। काइनेमेटिक्स गिवन एक्सेलरेशन के लिए मोशन की डीलिंग, वो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, यानी हम लिख सकते हैं डीलिंग ऑफ। तो अगर हम पूरे टॉपिक में निगाह डालें तो मेनली ये बातें काइनेमेटिक्स में करी जाती हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी की बात हम लोग करते हैं फॉर गिवन एक्सेलेरेशन, और इस टॉपिक में एक्सेलेरेशन निकल के आता है। अब अगर ये बात हमें महसूस होने लगी है तो हम वर्क पावर एनर्जी का मेन मोटिव समझ सकते हैं। मेन मोटिव ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में गिवन फोर्सेस के लिए, मान लिया एक से ज्यादा बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, गिवन फोर्सेस के लिए एक्सेलेरेशन लाना हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा है। एक्सेलेरेशन आ गया तो कुछ ऐसे डिस्टेंस चलने के बाद उसका v क्या हो जाएगा, u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अगर हमें ये निकालना हो तो हमें ये दोनों चीजें फॉलो करना पड़ेंगी। पहले हम एक्सेलेरेशन लाएंगे फोर्स की डीलिंग करके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन लाने के बाद हम कुछ ऐसे डिस्टेंस बाद v निकालने की बातें पहले से करते आए हैं। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ गया तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, और वेरिएबल आ गया तो कैलकुलस यूज करके v एज ए फंक्शन ऑफ s ले आएंगे। बात समझ आ रही? यानी हम ऐसे चीजों को कर सकते थे, लेकिन अब हम एक नई अप्रोच बनाने वाले हैं। यानी इस टॉपिक में, इस टॉपिक का मेन पर्पस है फॉर गिवन फोर्सेस, अगर कुछ ऐसे शिफ्टिंग के बाद वेलोसिटी की बात करी गई है तो हमें वर्क एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, टू गेट, मेन पर्पस यही है। उसके बाद अलावा भी हम लोग साइड में बातें करेंगे। अगर हम ये दिमाग में रखें तो हमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं समझ आएगा कि मेन पर्पस इस टॉपिक का क्या है। तो अगर इतनी बात समझ आ गई है तो हम सबसे पहला काम वर्क एनर्जी थ्योरम समझने वाले हैं। मैंने कहा F1, F2, F3 ये तीन फोर्स गिवन है, और एक ऑब्जेक्ट इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में अपनी वेलोसिटी बदल रहा है। पहले वेलोसिटी u थी और बाद में v हुई है। तो सोचो कि अगर हमें v लाना होता तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करते। मैं वो स्टेप्स पुराने तरीकों से कर रहा हूं, अभी तक जितनी नॉलेज है, यानी काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन की मदद से मैं v लाने के स्टेप लिख रहा हूं सिंपली, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्या बताओ, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। F1 आगे लगा है, F2 थीटा डिग्री पे लगा है, तो हम उसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एंगल से लगा हुआ कॉस में और दूर वाला साइन में। इस ऑब्जेक्ट पे इसके अलावा F3 फोर्स पीछे लगा है और mg ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगा होगा। और क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि एस शिफ्टिंग के बाद हॉरिजॉन्टल में बॉडी चली है, तो इसका मतलब हमें इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलरेशन राइट दिखाना है। इतनी बात समझ आना चाहिए। हमने एफबीडी बना दी है, कॉस डायग्राम बना दिया, इफेक्ट डायग्राम, तो अब एक्सेलरेशन ला सकते हैं। एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। क्या है सेकेंड लॉ? सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल में मैं लिख रहा हूं m इंटू ए, तो ए का आंसर क्या आ गया, जरा ध्यान दें, ये आ गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो v लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जरा याद करो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और a की जगह ये जो भी आया है मैं उठा के रख देता हूं। अब इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, कुछ ऐसे लुक में लाता हूं जो थोड़ा आसान लगे, इजी लुक में इसको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। v के टर्म में एक तरफ ले आता हूं
m यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू f1s f2s cos थीटा माइनस f3s। ये लाइन बहुत याद रखने लायक है। इसमें हमने हाफ एम वी स्क्वायर एक टर्म है, इसका नाम दिया है काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है तो इसका नाम मैं रख देता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसके अलावा ये 3 टर्म और हैं, इन टर्म्स का भी मैं नामकरण कर देता हूं। इसका नाम W1, इसका नाम W2, इसका नाम W3। और हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी ले दे के हमने इनकी नामकरण कर दिए हैं और इसके नामकरण कर दिए हैं। तो ये लाइन बड़ी बढ़िया सी आई है, और वो बढ़िया सी लाइन में मैं इस लाइन का सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई। सीधा करके लिख देता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे वर्क डन का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसे हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि सर आपने इसको भी W लिखा है, इसको भी W, इसको भी W, और सबकी शक्ल तो अलग अलग है, फिर W एक जैसा कैसे, सबका नाम एक जैसा कैसे? भाई मिलती जुलती शक्ल होती, एक जैसी शक्ल होती तो भाई सबका एक जैसा नाम समझ आता है। हमने हर टर्म का नाम वर्क डन रख दिया है, जो निगेटिव था उसका नाम भी W रख दिया है और प्लस W3 रखा है। इसका मतलब अब हमें वर्क डन के बारे में सोचना पड़ेगा। इस टर्म का नाम काइनेटिक एनर्जी, उन सारे टर्म का नाम वर्क डन है, तो यानी वर्क डन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। वर्क डन की एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगी जिससे मैं इन तीनों टर्म को सेटिस्फाइड कर सकूं, और वो डेफिनेशन सिंपली मुझे जो नजर आती है, क्या नजर आती है? अभी अभी मैं देखो वर्क डन का नामकरण कर रहा हूं और अभी अभी काइनेटिक एनर्जी का नामकरण कर रहा हूं। इससे पहले ये टर्म कभी आए ही नहीं है, ये सिंपली मैथमेटिकल टर्म है और कुछ नहीं है। मैं वर्क डन की डेफिनेशन एफ एस कॉस थीटा फिलहाल लिख रहा हूं, और ये डेफिनेशन इन तीनों टर्म को सेटिस्फाइड कर रही है। कोई कहे कैसे? क्या बताओ, फोर्स F1 और S दोनों हॉरिजॉन्टल में है और दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो अगर थीटा 0 डालेंगे cos 0 1 होता है, तो ये आएगा F1S। देखो जरा, F1S की जगह W1। दूसरा, क्या F3 पीछे है और S आगे है, यानी F3 और S के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। cos 180 क्या होता है? -1, तो क्या ये -F3S आएगा, और -F3S का नाम मैंने W3 रखा है। इसी डेफिनेशन से देखो आ रहा है, इसी डेफिनेशन से ये आया है, इसी डेफिनेशन से ये आया है, और W2 के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, ये तो डेफिनेशन ही लिखी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आना चाहिए कि ये वर्क डन की बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से, इस मैथमेटिकल डेफिनेशन के आ जाने से सारे वर्क डन का सम W ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये एक लाइन बनती है। और इस लाइन में क्या कभी हमें V चाहिए होगा गिवन फोर्सेस और डिस्टेंस के लिए, तो हम ले आएंगे। यही वर्क एनर्जी का पर्पस है। मेरे ख्याल से बात समझ में आना चाहिए, तो मैं और थोड़ा सा इसको एलोबरेट। तो भी किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि सर अभी तक F1, F2, F3 अगर हम कांस्टेंट मान रहे थे तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट था, सारे फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। क्या ये हमेशा लगाया जा सकता है? नहीं भाई, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तो केवल तब लगा सकते हैं जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ फोर्सेस फंक्शन ऑफ s में हो। ध्यान रखना, अभी मैं कह रहा हूं ये फोर्सेस वेरिएबल हैं। ये फोर्स कैसे हैं? वेरिएबल हैं, और वेरिएबल हैं इनमें से कोई एक फोर्स या सारे फोर्स, तो हम ये नहीं लगा सकते हैं। और ये नहीं लगा सकते हैं तो क्या लगा सकते हैं?
कि हम एक्सेलेरेशन को v dv बाई ds लिखते थे। जनरली जब फोर्स s का फंक्शन होता था तो हम एक्सेलेरेशन की जगह v dv बाई ds लिखते थे। m मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ds मैं वहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। मास बदलना नहीं है तो बाहर इंटीग्रेशन के रखेंगे और ds में सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक आएगा f1 ds, दूसरा आएगा f2 ds cos थीटा, तीसरा आएगा माइनस f3 ds। और यहां क्या ब्लॉक की वेलोसिटी इस u से बढ़ के v हुई है तो बताओ v का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, वेलोसिटी u से बढ़ के v हुई है। इन सारे टर्म का नाम मैं फिर से w1 w2 w3 लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे तो यहां आएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू w ऑल, यानी क्या फिर से w ऑल इक्वल टू डेल्टा के मैं दिखा रहा हूं। फोर्स के कांस्टेंट या वेरिएबल होने से इस आखिरी लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस एक फर्क पड़ रहा है, वर्क डन सारे इंटीग्रेशन में आने लगे हैं। तो ये कौन सी नई बात है। जब जब हमने प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले देखे हैं और कोई एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेंट वेरिएबल होने लगता है तो वही मल्टीप्लिकेशन का काम हम किससे करने लगते हैं, इंटीग्रेशन से। यानी डेफिनेशन ये भी है, डेफिनेशन ये भी है, केवल मैथमेटिकल इशू है। जब फोर्स वेरिएबल होगा तो ये लगाना है, कांस्टेंट होगा तो ये लगाना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ही हम ये डेफिनेशन बनाते हैं तो ये सारे टर्म भी एक्सप्लेन हो जाते हैं कि ये निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 180 हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि कॉस 0 हुआ है इसलिए पॉजिटिव। और ये तो डेफिनेशन ही लिखी है। मेरे ख्याल से वर्क डन की ये डेफिनेशन बन जाने के बाद पूरी कहानी समझ में आ गई है। और अब ये दो डेफिनेशन ले दे के पूरी कहानी का ये नतीजा है और ये इन दो बातों को गौर करने की जरूरत है, तो हम आगे की बातें कर सकते हैं। तो इन दो डेफिनेशन को हम लोगों ने कैरी ओवर कर दिया है और इन दो डेफिनेशन के आ जाने से हमें एक थ्योरम मिल गई है, W ऑल इक्वल टू डेल्टा के ई। चलो मैं डेल्टा के लिख देता हूं। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यही हमारी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हम बाद में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले वर्क डन को समझ लेना चाहिए। ये दो डेफिनेशन आई हैं और हमें कुछ बातें पहले से पता हैं। फॉर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कभी कभी ऐसा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं कि जब भी ए बी कॉस थीटा टाइप का टर्म आता है और उसमें ए भी वेक्टर क्वांटिटी हो, बी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऑल्टरनेटिवली हम उसको डॉट प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी की ये डेफिनेशन होती है ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस की क्या, एफ एस कॉस थीटा। तो फिर इसको हमें क्या लिख देना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जब मैं वेक्टर लिखता हूं तो ये दिमाग में सबके होना चाहिए कि ये समथिंग आई, समथिंग जे, समथिंग के फॉर्म में होगा, यानी एफ एक्स आई के साथ, एफ वाई जे के साथ, एफ जेड के साथ। और जब मैं ds लिखता हूं तो ds एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों होंगे। तो ds का मतलब यहां dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप है। ध्यान रखना, ये फॉर्म देखने में तो एक टर्म लग रहा है, एक्चुअली में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दो टर्म के डॉट होंगे, और जब डॉट होंगे तो एट ए टाइम 3 इंटीग्रेशन करना पड़ सकते हैं या 2 इंटीग्रेशन करना पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम शिफ्ट कहां हुई है। केवल एक्स में शिफ्ट हुई है तो 1 इंटीग्रेशन, 2D में शिफ्ट हुई है तो 2 इंटीग्रेशन, और 3D में शिफ्ट हुई है तो 3 इंटीग्रेशन करना पड़ सकते हैं। क्योंकि ये वर्क डन का जो रिजल्ट आएगा डॉट करने के बाद वो आएगा एफ एक्स डी एक्स
एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। मेरे ख्याल से ये अब वर्क डन की पूरी बात हुई है। वर्क डन की ये डेफिनेशन आई है, और ये डेफिनेशन अगर हमें लगाना आता है तो ही हम वर्क एनर्जी की बात कर पाएंगे। पहले तो मैं बता दूं कि वर्क डन का रियल लाइफ वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है कि सर हम 5 किलो पत्थर सर पे रख के बार बार वहां डालने जा रहे हैं, तो क्या बताओ सर मैंने कितना वर्क डन किया। तो अगर पत्थर में मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, मान लिया ये मैं हूं और मैंने अपने सर पे पत्थर रख के, चलो ये मैंने पत्थर बना दिए हैं, पत्थर रख के मैं यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा रोबोटिक लग रहा हूं, परेशान मत होना। तो मैंने इन पत्थर को ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन दिया है, ऊपर की तरफ, और लगातार मैं नॉर्मल एक्शन देता रहा, टोकरी में भर के ले जा रहा हूं, ये टोकरी बनाई, हाँ, नॉर्मल एक्शन ऊपर लगा है और मैंने इन पत्थरों की शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल में करी है। तो बताओ मेरे सर के नॉर्मल एक्शन ने या मैंने, बात एक ही यार, ये पूछने का तरीका है कि मैंने किया या नॉर्मल एक्शन ने किया। भाई कोई ना कोई जरिया तो होगा ही ना फोर्स लगाने का, तो वो जरिया नॉर्मल एक्शन है और दे मैं रहा हूं, तो ये मेरा फोर्स है, मैंने नॉर्मल एक्शन दिया है। तो मेरे इस नॉर्मल एक्शन ने कितना वर्क डन किया, तो डेफिनेशन लगाओ जरा। डेफिनेशन के हिसाब से आता है एफ एस कॉस थीटा, एफ की जगह एन, एस की जगह एस, थीटा की जगह, बताओ जरा थीटा की जगह, ये 90 डिग्री का मामला है, कॉस 90 आएगा और कॉस 90 0, तो वर्क डन कितना 0। तो पैसे कितने, पैसे तो देना पड़ेंगे भाई। यानी जो वर्क डन हम आम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि हमने मेहनत करी यहां से वहां ले जाने में, वर्क डन वैसी चीज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन 0 होगा, यानी यहां वर्क डन क्या होगा 0 होगा। चलो मैंने क्या एक बंदे को बोला कि चल ऐसा है कि इसने कुछ पाप किया है, तो मैंने इसको कहा है चल इस दीवार को धक्का लगा के शाम तक खिसका दे। मैंने कहा भैया इसको दीवार है ये, इस दीवार को धक्का लगाओ, तुम्हारा यही काम है, तुम्हारी यही सजा है। शाम तक बेचारा लगा रहा, मैंने देखा बहुत पसीना आया इसको, दीवार तो भैया नहीं खिसकेगी, लेकिन इसको पसीना आया, इसने लगातार मेहनत करी। जब मैं कह रहा हूं मेहनत करी मतलब वर्क डन किया, ऐसा नहीं है। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, इसने अपने हाथ से फोर्स लगाया, कहां लगाया, दीवार के डायरेक्शन में। क्या दीवार खिसकी, दीवार नहीं खिसकी, और दीवार नहीं खिसकी तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है, नो डाउट। इस बार एस 0 है, और जब एस 0 है तो वर्क डन 0 आएगा, वर्क डन 0 आएगा तो मेहनत तो करी है उसने। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई इंसान खड़ा बैठा या कुछ भी कर रहा है तो अंदर की मैकेनिज्म की वजह से पसीना निकलता है, वो बाहर आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है ना कन्वर्ट हो रही है इससे हमें मतलब नहीं है, अंदर की मैकेनिज्म चल रही इसलिए पसीना निकल रहा है। लेकिन हाँ अगर बाहर की डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन नहीं कर रहा तो हमें वर्क डन 0 बोलना पड़ेगा, चाहे जितना पसीना, चाहे आदमी दुबला हो जाए, चाहे मर जाए, वर्क डन इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेगा, हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलेगा। तो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वर्क डन की बात और ज्यादा समझ में आएगी।